परिपाटी को देखते हुए हम लोग जो आज का एक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो 1853 का चार्टर एक्ट है। जैसे हर एक्ट का हम लोगों ने सरकमस्टांसेस को देखा था, परिवेश को देखा था कि आखिर किस परिवेश में वो एक्ट आया। एक तो सामान्य सा परिवेश ये है कि नवीकरण यानी रिन्यूअल हेतु, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक्ट जो पारित होता था वो 20 वर्षों के लिए उसका परमिशन दिया जाता था, चार्टर दिया जाता था, अनुमति दी जाती थी और 20 साल बाद कंपनी को फिर अनुमति लेनी पड़ती थी। तो चूंकि 1833 में कंपनी को अनुमति मिली थी कि आप 20 वर्षों तक शासन कर सकते हैं भारत पर, अपनी व्यापारिक गतिविधियों को ख़त्म करके, और जो पूर्व की व्यापारिक गतिविधियां हैं उसको आप जल्द से जल्द समेट लेंगे और पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल बॉडी या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये प्रोविजंस, और दूसरी बात एक सेंट्रलाइज सिस्टम्स को 1833 में अडॉप्ट किया गया था। यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक हाथ में चला गया था और वो हाथ था गवर्नर जनरल का, और वो गवर्नर जनरल जो भारत के पहले गवर्नर कहे जाते हैं वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो यहाँ तक की बात हम लोगों ने ख़त्म की थी। अब जब 20 साल का वर्ष पूरा हुआ तो पुनः कंपनी के रिन्यूअल की या उसके नवीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसलिए ये एक अहम कारण था, एक इम्पॉर्टेंट कॉज था इस एक्ट का, यानी 1853 के एक्ट के पारित होने का, कि उसका अवधि जो है वो समाप्त हो रही थी, उसकी पीरियड जो है समाप्त हो रहा था। तो इसलिए रिन्यूअल की ज़रूरत थी और इसी कारण से ये 1853 का एक्ट आवश्यक हुआ पारित करने के लिए। तो एक सिंपल सी बात थी। लेकिन दूसरे सरकमस्टांसेस भी थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। वो था द्वैध शासन की समाप्ति की मांग। डिमांड ऑफ abolition of डायआर्की। जैसा कि पूर्व के क्लासों में भी हमने आपको बताया था कि हमारे देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया या इंग्लैंड के शासन के दौरान डायआर्की के कुल 4 रूप दिखाई पड़े, जिसमें 2 रूपों का अध्ययन हम लोगों ने पूर्व का जो एक्ट था उसको पढ़ने के क्रम में किया था। एक डायआर्की 1765 के इलाहाबाद के संधि के द्वारा बंगाल में लगा था, और दूसरा डायआर्की का रूप हम लोग के सामने 1784 के 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से शुरू किया गया था, जिसमें कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल दोनों के द्वारा शासित किया जा रहा था। तो ये जो नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल दोनों के द्वारा शासित करने की परिपाटी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा शुरू किया गया था, ये दूसरा डायआर्की था, दूसरा द्वैध शासन था। तो 1853 तक आते आते इसके खिलाफ आवाज उठने लगी कि ये जो सिस्टम्स है गवर्नमेंट चलाने का,
वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत देरी होती है, धन का अपव्यय होता है, सही समय पे निर्णय नहीं लिया जाता है, जिसके कारण से शासन में जो गतिशीलता, मोबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं आती है और शासन एक तरीके से ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है। तो कैसे, इसके लिए जरूरी है कि फिर से उन बातों को आपके समक्ष रखी जाए या दोहराया जाए जो इस प्रोविजन के तहत अपने अस्तित्व में आया था। पहले क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट के पहले, कि कोई भी आदेश लंदन से आना होता था गवर्नर जनरल के पास, या कोई भी कानून आना होता था लंदन से गवर्नर के पास, तो सिर्फ एक बॉडी थी जो भेजती थी, जिस बॉडी का नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल। लेकिन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के बाद क्या हुआ कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल जो बना, तो अब सिस्टम ये डेवलप हो गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल कोई भी फैसला लेगा, कोई भी निर्णय लेगा, तो उस कागज को सबसे पहले भेजना पड़ेगा किसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसको अप्रूव करती है तभी वो आदेश लंदन से बंगाल के गवर्नर जनरल जो बैठे थे उनके ऑफिस में आता और तब वो क्रियान्वित होता। एक तो ये पक्ष था, एक सिस्टम था। दूसरा, इसके साथ साथ एक बात और जुड़ी हुई थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग भी, यानी उसके जो हेड थे, उनको भी ये अधिकार था कि वो डायरेक्ट गवर्नर जनरल को कोई आदेश दे सकते थे। तो ये दूसरा वाला था, उसमें क्या होने का डर था कि अगर एक ही विषय पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी आदेश आया और एक ही विषय पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी आदेश आया और दोनों आदेश एक दूसरे के विपरीत हो, रिवर्स हो, तो वैसे परिस्थिति में गवर्नर जनरल किसकी बात मानेगा? तो एक गतिरोध, एक जिच कायम हो जाएगी प्रशासन में। तो इस तरीके से ये जो दोनों व्यवस्था थी द्वैत शासन में, डायरकी में, उससे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा मोबाइल नहीं था, बहुत ज्यादा गतिशील नहीं था। तो 1784 से ही ये बात महसूस की जा रही थी और 1853 तक आते आते ये बात पूरी तरीके से स्थापित हो गई कि अब डायरकी किसी भी तरीके से उचित नहीं। तो इस एक्ट के पीछे ये भावना जो था वो पूरी तरीके से काम कर रहा था। ठीक है, उसके बाद देखें तो अगला कॉज के कंपनी की सत्ता की समाप्ति की मांग। डिमांड ऑफ abolition of कंपनी रूल। जैसा कि आप पहले देख चुके हैं कि कंपनी के शासन की समाप्ति की मांग कोई नई मांग नहीं थी, बहुत आरंभिक बेला से ही ये मांग की जा रही थी और यही वजह कि आप देखेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शक्ति को धीरे धीरे ऐसे समुदाय को खुश करने के लिए उनकी शक्तियों को कम किया गया और अंत में आपने देखा कि 13 और 33 के माध्यम से, 13 और 33 के माध्यम से कंपनी का व्यापारी एकाधिकार पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो ये जब समय आया तो ये उभर करके सामने आया कि कंपनी जो एक निजी कंपनी है, एक व्यापारिक कंपनी है, कुछ लोई कंपनी है, उसको किस हैसियत से ब्रिटिश क्राउन की शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाए। ब्रिटिश क्राउन की शक्ति का प्रयोग
ब्रिटिश पार्लियामेंट के आधार पर ही हो सकता है। और ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, इसलिए क्राउन के ताकत का प्रयोग जब भी करेगा तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल करेगा, जनता की प्रतिनिधि करेंगे, और कंपनी जनता की प्रतिनिधि नहीं है। इसलिए कंपनी का भारत में शासन ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के आधारभूत नियम के ही खिलाफ है। जिस रूल्स के तहत, जिस नियम के तहत देश चल रहा है डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से, तो उस नियम के ही खिलाफ है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। तो हम लोग रूल ऑफ लॉ के मानने वाले हैं, कानून के शासन के मानने वाले हैं। तो अपने देश में हम कानून के शासन को माने और दूसरे देश में हम रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन को नहीं माने, तो ये विरोधाभासी बातें, ये डुअलिस्टिक थॉट एक दिन ब्रिटिश सत्ता को ही कमजोर कर देगी, समाप्त कर देगी। क्योंकि बिना रूल ऑफ लॉ के आप किसी भी शासन को लंबे समय तक नहीं चला सकते। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का बुनियादी सवाल था जो अब पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका था। हमने अभी अभी कहा कि पहले से ही ये डिमांड थी, पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन पर प्रश्न लगाए जा रहे थे, और उस डिमांड का असर ये होता था कि कंपनी के हर एक्ट में शक्ति को कम करते चला गया। लेकिन अब ये डिमांड कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव रूल का भारत में जो विचारधारा थी कि अवैध है, वो परिपक्व, मैच्योर्ड हो चुकी थी। अब इससे इनकार करना ब्रिटिश प्रशासन से जुड़े हुए जो मंत्री या प्रधानमंत्री या और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग के लोग थे, उनके लिए संभव नहीं था, या जो सांसद चुन के आ रहे थे उनके लिए भी ये संभव नहीं था। तो इसका इम्पैक्ट बहुत हद तक आप इस एक्ट पर देखेंगे, जो इसका प्रोविजंस हम पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन की स्थिति के स्पष्टीकरण की मांग। अब ये सवाल मुझे लगा कि भाई पूरा देश क्राउन के अधीन, राजा के अधीन शासन कर रहा है, तो भारत में राजा की क्या स्थिति, उसका क्या पोजीशन है? क्या सिर्फ राजा का यही काम है कि हर 20 वर्ष पर उसको अनुज्ञप्ति पत्र देता रहे? तो ये तो 1773 से चला रहा है। तो इतने लंबे समय के बाद ये तो स्थापित नहीं होता है कि ब्रिटिश क्राउन का कोई कंट्रोल कंपनी पर है भी कि नहीं। ये तो एक परंपरा सी बन गई है। तो ये बात सिद्ध करना चाहिए कि ब्रिटिश क्राउन का कंपनी पर कितना नियंत्रण है। क्या कंपनी एक पैरेलल सत्ता है, कंपनी ब्रिटिश क्राउन से ऊपर है, या कंपनी ब्रिटिश क्राउन के अधीन है? ये सारे प्रश्न उस समय लंदन के गलियारों में या सियासत के गलियारों में गूंजा करते थे। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिसका असर, जिसका इम्पैक्ट इस एक्ट के बनते समय हम लोगों को दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो
घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से है कि यदि प्रावधान प्रोविजन पर दृष्टि डाली जाए तो सबसे पहला परिवर्तन जो किया गया वो कंपनी के प्रशासनिक संरचना में किया गया, और वो परिवर्तन ये था कि निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। और इन 18 में से भी 6 की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा किया जाने लगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से कंपनी की शक्ति एक प्रकार से अस्तित्व तो उसका बनाए रखा गया, लेकिन प्रैक्टिकली पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। कैसे, वो बताते हैं कि कंपनी को संचालित करने वाली, चलाने वाली जो असल बॉडी थी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, यानी निदेशक मंडल था, जो लंदन में रहता था, और इसकी संख्या 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय से ही 24 थी। तो इसमें टेक्निकली ये चेंजिंग किया गया, परिवर्तन किया गया कि 24 से इसकी संख्या कितनी कर दी गई, 18, और उसमें से भी कहा गया कि 18 में से 6 ब्रिटिश क्राउन नॉमिनेट करेगा। तो एक तरीके से अब कंपनी के जो भागीदार थे, जो मालिक थे, जिनके वोट से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता था, जिसको हम लोग बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर कहते थे, भागीदार मंडल, ये सब शब्द अपने दिमाग में हमेशा बैठाया कीजिएगा। भागीदार मंडल यानी बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर, जिसके शेयर लगे हुए थे, इसके पैसे लगे हुए, शेयर होल्डर्स था, जो मालिक था, तो शेयर होल्डर ही वोटर्स था। किसका? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, निदेशक मंडल का। तब उसके द्वारा सिर्फ 12 आदमी ही इलेक्टेड होते थे। अब उसमें अगला नियम ये बताया गया कि कोरम 10 के रखे गए। कितने के? 10, यानी 10 व्यक्ति, 10 मेंबर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मौजूद रहेगा तो कोई फैसला ले सकता है। तो 10 में तो 6 किसके हो जाएंगे? क्राउन के। तो ऐसी परिस्थिति में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लिया गया फैसला किसका फैसला रह जाएगा? क्राउन के। तो प्रैक्टिकली तौर पर क्या हुआ? कंपनी की सत्ता तो बनी रही, लेकिन निर्णय लेने की कंपनी की जो क्षमता थी वो हड़प लिया गया ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। कैसे? तो इस एक्ट में इस प्रकार से संशोधन करके कि संख्या 24 से घटा करके 18 की गई, और 18 में से भी 6 व्यक्ति ऐसे होंगे जो ब्रिटिश क्राउन के तहत नॉमिनेट होंगे, और उसमें भी कह दिया गया कि कोरम 10 रहेगा।
10 व्यक्ति भी जो है वो कंपनी को चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप गौर से देखिए तो प्रैक्टिकली इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अस्तित्व को बनाए रखा गया, लेकिन उसके शासन करने की शक्ति को पूरी तरीके से ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया, है ना। अब देखिए एक और महान परिवर्तन हुआ, और वो क्या था, एक मेरे ख्याल से 33 या 13 के एक्ट में, 33 के एक्ट में एक शब्द हम आपको दिए थे, और वो था संस्रावित सेवा। याद पड़ रहा है? देखिए शब्द से घबराइएगा नहीं, आप किसी भी भाषा में लिखिए अपने आंसर को, किसी भाषा में पढ़िए, हम जिस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। जो हिंदी इंग्लिश मिला करके शब्दों को जो दे रहे हैं आपको, तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि कभी कभी सिविल सर्विस के प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में खास तौर से ऐसा होता है कि इंग्लिश क्वेश्चंस में ही हिंदी के टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में लिख दिया जाता है। जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल कर करके हिंदी के रूप में, इंग्लिश के रूप में, उस समय जो प्योर इंग्लिश पढ़े हुए हैं उसके लिए ऐसे प्रश्नों का समझना जो है काफी मुश्किल हो जाता है, और जो प्योर हिंदी पढ़े हुए हैं उसको भी मुश्किल हो जाता है। तो टर्मिनोलॉजी के मामले में जो हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ ले लेकर के चलता है, वो इस प्रकार का प्रश्न जब आता है, शाब्दिक दृष्टिकोण से आपको फेल करने की जब कोशिश की जाती है, तो आप उस समय सफल हो जाते हैं, उस समय आप फंसते नहीं हैं उसके चक्कर में। यूपीएससी के हर साल का क्वेश्चंस का तरीका ये होता है कि हम स्टूडेंट्स को कैसे चक्कर दे करके उसका प्रश्नों का उत्तर को गलत करवाएं। यानी बहुत कॉपरेट क्वेश्चन आपका नहीं करती है, का कि ये सब में शब्दों को दे कर करके आपके सवालात को गलत करती है। इसलिए अध्ययन के क्रम में हर चीज को बहुत सूक्ष्मता से, बहुत माइनरिटी के साथ समझना काफी जरूरी है। और आप किसी भी लैंग्वेज से आए हैं, समझने का या समझाने का ये जो अंदाज है वही काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें आप पूरी पूरी बात समझते हैं। बाकी उसको लिखने की तो आपने जो भी लैंग्वेज चुना है उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम आगे बढ़ें। तो संस्रावित सेवा, हम जो इंग्लिश नोइंग है उसको भी बोलेंगे कि आप इस वर्ड को 2-3 बार बोल कर करके इसको अपने पास रखिए। और प्लस जो आपके लिए शब्द है कॉन्वीनेटेड सर्विस, ये आपका अपना शब्द हो गया। कॉन्वीनेटेड सर्विस, ठीक है। संस्रावित सेवा कॉन्वीनेंटेड सर्विस हेतु के लिए फॉर प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ competitive examination for convenient services, clear? Provision of competitive exam for convenient services। अब चूंकि सब पहले से क्लास में कोई नए नहीं है, तो ये पहले से भी हम बता चुके हैं कि कॉन्वेंटेड सर्विस का मतलब क्या होता है। तो जो कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा नियुक्त किए गए पदाधिकारी ऑफिसर्स थे, उन्हीं को कॉन्वेंटेड सर्विस के सदस्य कहा जाता था, और इसी से डीएम एसपी बनते थे। अब कहा गया कि नहीं, आपका ये अच्छा उनका मलाईदार अधिकार था, इसको वो बेचते थे कि तुमको नौकरी चाहिए इंडिया में, तो नौकरी इसलिए
लंदन के लोग चाहते थे, ब्रिटेन के लोग चाहते थे कि करप्शन के माध्यम से वो नवाब बन जाते थे, जबकि ब्रिटेन में वो बिल्कुल गरीब आदमी हुआ करते थे। तो इसलिए सबकी प्रायोरिटी होती थी कि हम भारत में जाकर एक कंपनी की नौकरी करें और मालदार बनकर करके वापस आए। तो इसलिए ये निवेशकों के लिए एक सबसे बड़ा आय का साधन था, बहुत बड़ा इनकम इससे होता था। कंपनी की आय से तो उनकी आमदनी थी ही, क्योंकि उनके भी शेयर लगे हुए थे, लेकिन उससे ज्यादा आय इनको होता था किसमें, तो नौकरी देने में। तो अब ऐसे बहुत भ्रष्टाचार कंपनी के शासन व्यवस्था में उत्पन्न हो चुका था, बहुत ज्यादा करप्शन, जिसको समय समय पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये रुका नहीं। तब अंत में इसके खिलाफ भी मांग हुई और उसका प्रोविजंस 1853 के एक्ट में सामने आपके आता है, और वो ये कि अब संश्रावित सेवा या कॉन्वेनेंटेड सर्विसेज के लोग निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नहीं नियुक्त किए जाएंगे, बल्कि इसके लिए बाकायदा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होगा, प्रतियोगिता परीक्षा होगी। अच्छा, ये बताइए पढ़ते पढ़ते कि ये वैश्विक स्तर पर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का सिस्टम सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ? वेरी गुड, चीन में शुरू हुआ था। चीन वो देश है कि एंशिएंट पीरियड से ही वहाँ एडमिनिस्ट्रेशंस में जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पाया जाता था। क्या हमारे भारत में ये पाया जाता था कि नहीं एंशिएंट पीरियड में? नालंदा में, जो हो बोलिए, डरिए मत। किस रूप में पाया जाता था भारत में? अगर बोल दिए तो कलम आपको दे देंगे। बोलेगा इसे क्या फायदा? बोलिए। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। बोल दिए तो जाना है, बोलिए ना। भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस प्राचीन काल में किस रूप में पाया जाता था? है? बोलिए सर लोग। ओरल बुक में था, ओरल रूप में था। चलिए, एक बात हुई, एक जवाब आपने दिया, कोशिश की, बोलिए। डिस्कशन के रूप में था, तो वही तो सेम बात है। नालंदा में ऐसे ही होता था, बालभद्र लेता था, पूरा जानती है। तब एक वर्ड हम लिखते हैं, फिर आप बोलिए कि आप हिंदी के पक्षपाती हैं, बहुत कॉमनल आदमी हैं, इंग्लिश के एकदम दुश्मन हैं। तो क्या करें, ये जो वर्ड लिखने जा रहे हैं, इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे तो वही लिखेंगे, और हिंदी में भी लिखेंगे तो वही, उर्दू में भी लिखेंगे तो वही लिखना पड़ेगा, ठीक है? और वो वर्ड क्या है साहब? तो नहीं, हिंदी लिख रहा हूं। पढ़िए तो क्या लिखा? कभी सुने ये नाम है? उपधा परीक्षण का? आइए, उपधा परीक्षण का नाम सुने हैं आप लोग पहले? नहीं। यही बात है कि बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं जानने के कारण आंसर गलत दे देते हैं। हम जानबूझ करके ये पूछा आपसे कि ग्लोबली वैश्विक रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शुरू करने की परिपाटी किस देश में शुरू हुई, तो आपने उत्तर दिया चीन। ये उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि चीन में जो ये परिपाटी शुरू हुई थी
वो 2425 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी। भारत में जो प्राचीन काल है उसमें 322 ईसा पूर्व के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की शुरुआत हुई, जिसको उपदा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। और इस समय जो डायनेस्टी हमारे देश में थी उसको हम लोग मौर्य डायनेस्टीज के नाम से जानते हैं। गालबन आप लोग एंशिएंट इंडिया भी नहीं पढ़े हैं, वो आप तो लोग का बैच तो नया है ना, आपसे पूछ रहे हैं। पढ़े एंशिएंट पढ़े? तो एंशिएंट मौर्य पढ़े थे? तो मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़े थे? खाली जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक पढ़ के छोड़ दिए। और ये सब बराबर की गुफाएं वगैरह होती हैं वो सब नहीं गए। ये उपदा पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं हम। आप ये चीज देखिए, सिर्फ एक्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा सिविल सर्विस में। कहां से क्वेश्चन अराइज करेगा या भी हम आपको पढ़ाने के क्रम में इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जो टॉपिक मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ है उसमें कहीं पर से भी किसी एंगल से भी आपसे प्रश्न पूछे आप देने में सक्षम हो। ऐसा ना समझे आप कि हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको। ये पॉलिटी से इंटरलिंक्ड है, क्योंकि हमने प्रोविजन दिया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का। खूब सीना ठोक ठोक के अंग्रेजी लोग लिखता है और बोलता है कि भारत में हमने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की शुरुआत की। हम क्यों माने ऐसा? हमारे यहाँ एंशिएंट पीरियड से ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था। अभी बहुत शर्म की बात है कि आप एंशिएंट पीरियड पढ़ लेते हैं और आपको पता नहीं होता है कि उपदा परीक्षण का क्या मीनिंग है। और ये ऐसा प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है, एक लोकप्रिय प्रश्न है कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो उपदा परीक्षण में होता क्या था? अब ये आज के तरह का आप सोचिएगा कि टेबल कुर्सी लगा हुआ है और क्वेश्चन पेपर मिल गया और आंसर बुकलेट मिल गया और पेन से बैठ करके लिख रहे हैं, इन्विजिलेटर दौड़ रहा है इधर से उधर चोरी रोकने के लिए। तो ऐसा नहीं था साहब। ऐसा इसलिए नहीं था कि उस समय जो शिक्षा की पद्धति थी उसमें यह सिस्टम लिखने का और कलम का और दवात का और कागज का उभरा ही नहीं था। उस समय जितनी शिक्षा की पद्धति थी वो सब के सब क्या थी? मौखिक थी, ओरल थी। और ओरल शिक्षा दे देने के बाद उसका परीक्षा जो है वो उसी आधार पर लिया जाता था, ओरली लिया जाता था। जो विषय होता था उस विषय से संबंधित प्रैक्टिकली या व्यवहारिक चीजों करवा करके देखा जाता था। जैसे मान लिया जाए कोई एक चिकित्सा शास्त्र का शिक्षा लिया, तो उस समय चिकित्सा अधिकांशतः किस माध्यम से होता था? तो पेड़ पौधों के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से। उसे पेड़ पौधों के पास ले जाकर के पूछा जाता था कि कौन पेड़ पौधे जो है किस रोग में और किस प्रकार से जो है उपयोगी होते हैं। हाँ, होता था। तो इस तरीके से वो उसको उपदा परीक्षण के माध्यम से अपनी परीक्षा पास करनी पड़ती थी। तब उसको जो है एक सर्व स्वीकृत डिग्री मिलती थी। सर्व स्वीकृत डिग्री का मतलब क्या हुआ? कोई लिखा हुआ डिग्री नहीं, लोगों के बीच एक्सेप्ट हो जाता था कि ये स्नातक हो गया, ये आचार्य हो गया। अब बात समझ में आई? तो जो चीन के बारे में हम कह रहे हैं वहां भी यही चीज था जो भारत में था। ऐसा नहीं था कि वहां 3250 ईसा पूर्व में जो है वो कलम कॉपी का कागज सब आ गया था और लोग बैठ करके परीक्षा देते थे। तो जो तत्कालीन कंटेम्प्रेरी सिस्टम्स में जो एजुकेशन का तरीका था, जो परीक्षा का तरीका था, वो चीन में भी वही था, भारत में भी यही था। इसलिए इतना तो हम कह ही सकते हैं कि साहब जो प्राचीन काल में जिस प्रकार से चीन में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की शुरुआत हो चुकी थी, उसी तरीके से कहा, यहाँ बढ़िए
जी, अच्छा ठीक है। तो उसी प्रकार से भारत में भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की पद्धति थी। ये अलग बात है कि भारत के तुलना में चीन में पहले से शुरू हो गया, लेकिन प्राचीन काल दोनों जगह था, भारत में भी और चीन में भी। ठीक है। आधुनिकता के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्निटी है पढ़ाई में या एग्जामिनेशंस के पैटर्न में, उसका श्री गणेश भारत में इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन के द्वारा किया गया। तो प्रतियोगिता परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के कंटेक्स्ट में ये जो होल एंड सोल बात हमने बताई, उसको हमेशा अपने मस्तिष्क में रखिएगा, ताकि इस पर से कोई भी प्रश्न आपको तोड़ मोड़ के पूछे तो आप वहां पर गलत नहीं कीजिएगा। हम समझते हैं कि इस कंटेक्स्ट में आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते, तो इसमें और जो बातें बतानी थी कि ये तो प्रोविजंस कर दिया गया। लॉ में होता यह है कि सिर्फ प्रोविजन से काम वाम चलता नहीं है, उस प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए विनियमन यानी रेगुलेशंस बनाना पड़ता है। तो रेगुलेशंस बनाने के लिए कहा गया कि 3 मैन कमिटी बना दी जाएगी और वो कमिटी यह फैसला करेगी कि यह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कैसे हो। तो उसके लिए लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में 3 मैन कमिटी बनाई गई कि आप रेगुलेशंस बनाएं, विनियम बनाएं कि आखिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कैसे हो। तो लॉर्ड मैकाले ने, जो आप पूर्व में जानते हैं कि ये गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी का, एग्जीक्यूटिव बॉडी का लॉ मेंबर था, है ना, कानूनी सदस्य था, और काफी इसको महत्व दिया जाता था, काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता था। ये सब बातें आपको पूर्व के क्लास में बताई जा चुकी हैं, सिर्फ हम दोहरा रहे हैं ताकि आपकी मस्तिष्क में सारी चीजें हमेशा के लिए स्पष्ट रहे। तो इसने जो नियम बनाया, किसने? लॉर्ड में, थोड़ा आप भी बोला कीजिए ताकि हम समझें कि हम जो बोले हैं वो आपको याद है कि नहीं। किसने नियम बनाया? हाँ, लॉर्ड मैकाले ने नियम बनाया कि ये बहुत अच्छा सुंदर सवाल है। बहुत ही सुंदर, आपका बहुत सम्मान करते हैं हम इस सवाल के लिए और धन्यवाद देते हैं कि ऐसा ऐसा सवाल किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग शर्म से नहीं पूछते कि पूछ लेंगे तो मेरी इज्जत चली जाएगी कि ऐसा ऐसा सवाल आप करते हैं। आपने दिलेरी दिखाई और ऐसे ऐसे लोगों का हम सम्मान करते हैं। हम आपसे कहें कि खा लीजिए और फिर कहें खा जाइएगा का, दोनों में खाना आया कि नहीं? देखिए, हंसिए नहीं साहब, मैंने सवाल किया, उसका जवाब हमको देने दीजिए। पहला का अर्थ क्या हुआ कि कोई खाना खा लीजिए? नहीं, रेस्पेक्ट नहीं, सिंपल सिंपल बात कीजिए। पहले का अर्थ क्या लीजिएगा आप? कोई समझाने की जरूरत नहीं, खाना खाने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा का अर्थ क्या लीजिएगा? कितना गुरिया के काहे देख रहे हैं? दूसरा खाने का अर्थ ही नहीं लीजिएगा, आपको हम खा जाएंगे, इसका अर्थ क्या लीजिएगा? है? मतलब आपको खत्म कर देंगे हम। साहब, खाना तो एक है, बोलने के अंदाज, रखने के अंदाज में उसके अर्थ में परिवर्तन हुआ कि नहीं? बोलिए ना, हाँ या ना। कितना खूबसूरत बात आपको बता रहे हैं और आप मजा नहीं ले रहे हैं। तो इसी तरीके से लॉर्ड, तो आप लॉर्ड को सिर्फ भगवान के रूप में देख रहे हैं। अंग्रेज लोग जो लॉर्ड को देखते थे वो भगवान के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि राज परिवार से जुड़ा हुआ, महारानी और महाराजा के परिवार से जुड़ा हुआ
जितने बच्चे थे जो ब्रिटिश अंपायर में जगह जगह पर ऊंच ऊंच पदों पर नियुक्त किए जाते थे, उन सभी को सबसे पहले लॉर्ड की उपाधि दी जाती थी। चूंकि ब्रिटिश का सम्राट एक डिवाइन थ्योरी के तहत अपने पद पर बैठा हुआ था। ऐसा विश्वास था कि ईश्वर ने आरंभिक बेला में ही इस धरती पर उस व्यक्ति को जो है अपना अवतार अवतरित कर दिया है। यानी द किंग ऑफ ब्रिटेन was the representative of God। यानी ब्रिटेन का सम्राट क्या था? ईश्वर का प्रतिनिधि था। हाँ, तो डिवाइन थ्योरी तो हर जगह लागू थी, सिर्फ वही थोड़ी था। और राजा जो भी होता था वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बोलता था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने आप को कहा, जो पूछा, क्या नाम था उसके वजीर का, मुगीसुद्दीन। तो मुगीसुद्दीन से पूछा कि मेरा और प्रजा के बीच क्या संबंध है। तो मुगीसुद्दीन ने कहा कि आप सभी के से श्रेष्ठ हैं, सभी से ऊपर हैं। तो उलमाओं ने इसका विरोध किया था कि आप शरीयत के खिलाफ बात कर रहे हैं। तब अलाउद्दीन खिलजी ने उलमाओं के इंपॉर्टेंस को खत्म करने के लिए क्या किया था, या बलबन ने ही अपने समय में क्या किया था? एक शब्द है नियाबत खुदाई की पदवी धारण कर ली थी। तो नियाबत खुदाई का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो जो भी किंगशिप थ्योरी थी वो डिवाइन थ्योरी पर डिपेंड थी। जो राजतंत्र था वो राजतंत्र का आधार ही दैवीय सिद्धांत के तहत लिया गया था। तो उसी ढंग से ब्रिटेन का सम्राट अपने आप को दैवीय मानता था। आप समझते हैं कि आप हमेशा के लिए समझ गए कि वो लॉर्ड दूसरा होता है और आप जो समझते हैं वो लॉर्ड दूसरा है। हाँ, वेरी गुड। ब्रिटेन ही बोलते हैं, इंडिया ही बोलते थे, आज भी बोलते हैं। ऐसे बोलिए, ठीक है। तो लॉर्डशिप कहने के पीछे आधार यह है कि जिस तरीके से इस संसार में न्याय होता है ईश्वर के द्वारा, तो इसका प्रतिनिधि बन करके हम न्याय कर रहे हैं, इसलिए ये न्याय ईश्वरीय न्याय है जी। इसका आप विरोध नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें जो हैं वो संसार में व्यवस्था लाने के लिए बनाई गई हैं। ये चीज उचित है या अनुचित है, ये एक अलग बहस का विषय है। क्लास में जो बातें एक्सप्लेनेशंस की जाती हैं वो पुस्तकों में जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी का, तो उसका जवाब यही है, ठीक है। तो अब बहकाइए मत हमको, इसको कंप्लीट करने दीजिए। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा? पहला नियम बनाया कि ये लंदन में होगा, यहां नहीं होगा। और दूसरा कि ये प्रतिवर्ष होगा। और तीसरा कि इसकी आयु 22 वर्ष होगी। और बाद में चल करके 21 और फिर चल करके 19 कर दिया गया। ये हिस्ट्री का टॉपिक है। और ये अंग्रेजी भाषा में होगी। और जब ये परीक्षा पास कर लिया जाएगा तभी हेलेब्री कॉलेज में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये इस परीक्षा का ऊपरी ढांचा जो है मैकाले के द्वारा बना दिया गया, और वही ढांचा आप गौर से देखिए तो आज तक चलता आ रहा है। हाँ, सिर्फ परिवर्तन क्या है? तो परिवर्तन ये है कि साहब अब आप अपने भाषा में भी इस परीक्षा को दे सकते थे, जबकि पहले इंग्लिश भाषा में ही आपको परीक्षा देनी होती थी। जी सर। हाँ, एज फैक्टरी बढ़ गया। और दूसरी बात कि ब्रिटेन से इसको हटा करके 1926 में फिर भारत में इसका परीक्षा होने लगा। ये कंटिन्यूटी के साथ देखिएगा तो ऐसे इतनी सारी बातें आपको इसके संबंध में रखनी होगी। आगे बढ़े।
तीसरा जो प्रोविजंस था और बहुत बड़ा प्रोविजन था, इसको भी आमतौर पे छोड़ देता है कि अब कंपनी क्राउन का प्रन्यास, देखिए ये भी थोड़ा टफ है, गाली मत दीजिएगा हमको, इसका इंग्लिश लिख देते हैं, ट्रस्ट है, ठीक है। ये वर्ड प्रन्यास ट्रस्ट है, प्रन्यास को भी याद कीजिए और ट्रस्ट को भी याद कीजिए। अभी तक कंपनी का मालिक कौन माना जा रहा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इस एक्ट के द्वारा कह दिया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, ठीक है तुम डायरेक्टर करते रहो, लेकिन अब घोषित रूप से यह हो गया कि अब कंपनी का मालिक कौन है? क्राउन, यानी महाराजा है या महारानी। और इसके तहत है और जब तक चाहे तभी तक भारत में शासन कर सकता है। कौन? कंपनी। 73 से लेकर 33 तक सारे एक्ट में क्या रहता था कि 20 वर्षों के लिए और चार्टर दिया जाता है आपको, यही ना रहता था। इस एक्ट में पहली बार ये कहा गया कि नहीं 20 वर्ष के लिए हम नहीं देंगे आपको, जब तक हम चाहें तभी तक आप वहां शासन कर सकते हैं। अब देखिए वेग बात था, इससे कंपनी के समर्थक भी खुश हो गए और विरोधी भी खुश हो गए। समर्थक ये समझ ले कि अरे अब हमेशा के लिए हमको मिल गया, और विरोधी किस बात से खुश हो गए कि 20 वर्ष कहां, क्राउन चाहेगा तो 2 ही 3 वर्ष में तुम खत्म हो जाओगे। तो ऐसा इसलिए कि क्राउन ने या ब्रिटिश सत्ता ने दोनों को अलग अलग समझाया, उसको ये बात समझा दिया और उसको ये बात समझा दिया। नतीजा के तौर पर दोनों विरोधी क्राउन के समर्थक बन गए, यानी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करना बंद कर दिया। बात समझ में आई? तो इसको कहते हैं प्रशासनिक चाल, जिसमें विरोध को कैसे शांत किया जाता है और कैसे अपना काम निकाला जाता है, वो शब्दों के माध्यम से आप सीख सकते हैं। जो इसमें क्राउन ने जो है वो शब्दों के माध्यम से दोनों आलोचकों का, दोनों आलोचना जो कर रहे थे, दोनों पैरवीकार थे, कंपनी के सांसद और कंपनी के विरोधी वाले सांसद, वो दोनों को राजा ने संतुष्ट कर दिया कि भाई अब हम इसके मालिक हो गए, हम जब तक चाहे वो इसकी सत्ता रह सकती है। तो उधर से कंपनी वाला आया, वो इसकी आप मालिक हो गए, इसका तो हम नहीं ना रहे। इसका तुमको नहीं समझ में आ रहा है, ये तो हम फिर अब तुम कोई झमेला नहीं रहा कि 20-20 साल पर आओगे, हमेशा के लिए हो गया हो, ये बात के लिए किया है। तो हाँ, खुश होकर चला गया। उधर से उसका विरोधी आकर के मिला कि आपने ये क्या किया भाई, तो इसके अरे 20 साल वाला खत्म हो गया ना, हम उसको 2 ही साल में खत्म कर देंगे, तुम क्यों घबरा रहे हो? तो दोनों पक्ष जो है वो सहमत हो गए, ऐसा सेंटेंस उसमें इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब देखिए अगला जो प्रोविजंस था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का इंग्लिश होगा एग्जीक्यूटिव बॉडी,
संख्या बारह कर दी। और क्यों कर दिया गया? क्योंकि अब यह विधान सभा की भूमिका भी निभाएगी। ठीक है। गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति सहित 4 सदस्य से कार्यकारिणी बनी थी। यानी कार्यकारिणी की कुल सदस्य संख्या 6 थी, सबको मिला लिया जाता। 4 एग्जीक्यूटिव के मेंबर, एक गवर्नर जनरल खुद और एक मुख्य सेनापति, ये कमांडर इन चीफ। तो कुल मेंबर कितने हो गए? 6। इसमें कहा गया कि 6 नहीं होंगे, 12 होंगे। तो ये एडिशनल मेंबर, 6 एडिशनल मेंबर जोड़े गए, अतिरिक्त सदस्य। तो ऐसा क्यों किया गया कि पहले गवर्नर जनरल जो रूल और रेगुलेशंस भारत को गवर्न करने के लिए बनाते थे, वो खुद बनाते थे अपने काउंसिल की सहायता से। और काउंसिल एक्चुअली में एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। वहां जो लोग बैठे हुए थे वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रशासक थे, जो संस्रावित सर्विसेज, कॉन्विनेंटेड सर्विसेज के जो लोग थे वो मेंबर होते थे। वो कानून बनाने के विशेषज्ञ नहीं थे। लेकिन अभी तक कानून कौन बना रहा था? तो गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव। एक तो पक्ष ये हो गया। दूसरा पक्ष ये हो गया कि ब्रिटेन में भी ये डिमांड होना शुरू हो गया था कि भारत में हम जो शासन कर रहे हैं तो भारतीयों की सहभागिता भी उस शासन में होनी चाहिए। और इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि जो कानून भारत के लिए बने वो भारतीयों की सहमति से बने, ताकि किसी भी प्रकार का असंतोष न पनपे। तो इसके लिए कहा गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं वो कानून ना बनाएं, बल्कि जो कानून बनाने के विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनको ही गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल कर लिया जाए। और जब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी कानून बनाए तो ये सदस्य उस समय उपस्थित रहे और इनके माध्यम से ही कानून बने। बात समझ में आई? तो ये एक राय लंदन में या ब्रिटेन में स्थापित हो चुका था। एनी कंफ्यूजन? लेकिन अंग्रेज इतने अच्छे कैसे हो जाते कि भारतीयों को गवर्नर कार्यकारिणी में इतनी आसानी से शामिल कर लेते? तो शामिल तो नहीं किया, लेकिन उसकी आधी बात को, यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 6 अतिरिक्त सदस्य को शामिल कर लिया, जिसमें कोई भारतीय नहीं था। बात समझ में आई? अब उस कार्यकारिणी में कौन कौन लोग थे? यानी 1853, चूंकि अब जो इसके बाद एक्ट पढ़िएगा वो काउंसिल एक्ट पढ़िएगा आप 1861 से, और उसमें मतलब जो हमारा पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट की बुनियाद 1861 से पढ़नी शुरू हो जाएगी। जो एग्जीक्यूटिव है माने प्राइम मिनिस्टर, उसकी बुनियाद 1773 से पड़ गई थी और अब वो स्पष्ट रूप लेने लगा था। हाई कोर्ट वगैरह आप देखिएगा 1861 से बनना शुरू हो जाएगा। तो जो हमने पहली क्लास में आपको कहा था कि Constitution of India was not made by only by a constituent assembly,
in 2 years, 11 months and 18 days. But it was also a result of development. यह सिर्फ एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वास्तविकता ये है कि ये एक लंबे समय से विकसित हुआ। तो जगह जगह हम आपको वो टर्म बताते चल रहे हैं कि देखिए कैसे विकसित हुआ। तो उसकी बुनियाद यहां पड़ी, किसकी? पार्लियामेंट की। लेकिन ऐसी बुनियाद कि उसमें कोई भारत का सदस्य नहीं था। तो ये 12 मेंबर में कौन कौन लोग थे? ये सिर्फ इतना पढ़ा देने से काम नहीं चलेगा, आपको हमको बताना पड़ेगा कि कौन कौन लोग थे, तब ये हमेशा के लिए याद रहेगा। और आगे वाला जो एक्ट होगा उसमें कौन कौन परिवर्तन हो रहा है वो आप बढ़िया से समझ पाइएगा। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में रखिए कि ये जो नंबर है 4 नंबर, इसी को हम आगे के स्लाइड में एलोबरेट कर रहे हैं। क्लियर? एलोबरेशंस क्या होगा, विस्तारीकरण क्या होगा। तो ये 12 जो मेंबर, कहां 12 लिखे हैं? कार्यकारिणी, हाँ, इनका 12 लिखे हैं। तो ये 12 लोग कौन हैं, हम इसको अगले स्लाइड में आपको बताने जा रहे हैं। क्लियर? इसको लिखना है? हो गया? सभी का हो गया? तो देखिए साहब, कार्यकारिणी के 12 सदस्य है ना। ठीक है, तो पहला जो था वो तो गवर्नर जनरल खुद था, इसका मेंबर। दूसरा जो हो गया मुख्य सेनापति, कमांडर इन चीफ, ठीक है। तीसरा में कौन आ जाएगा? कार्यकारिणी के 4 सदस्य। कार्यकारिणी के 4 सदस्य क्यों बोलेंगे? आप बोलिएगा कि सर कार्यकारिणी में तो 3 ही सदस्य थे, क्योंकि कानूनी सदस्य जो था वो तो अस्थायी मेंबर नहीं था। तो 5वां क्लॉज में आप लिख लीजिएगा कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का कानूनी सदस्य था उसे इस एक्ट के मुताबिक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का अस्थायी सदस्य बना दिया गया। तो इस तरीके से कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 हो गई। क्लियर? तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में वास्तव में इतने लोग थे, इनकी संख्या क्या थी? 6। बात समझ में आ रही है? हम लोग गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 बोलते हैं, मेंबर्स 4 थे, लेकिन गवर्नर की कार्यकारिणी के सदस्यों की कुल संख्या 4 नहीं थी, 6 थी। क्यों? क्योंकि उसको भी शामिल करेंगे और मुख्य सेनापति को शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस ढंग से कुल संख्या हो गई 6 और कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या हो गई 4। ये दोनों अलग अलग बातें हैं और इस सूक्ष्मता को, इस माइनॉरिटी चीज को, माइनर चीज को आप नहीं समझेंगे तो जगह जगह आपसे प्रश्नों में गलतियां होती चली जाएंगी।
अब देखिए कि जो, और ये जितने थे 6, वो क्या थे, वो सब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे। और अब जो 6 हैं वो एग्जीक्यूटिव मेंबर नहीं है, वो लेजिस्लेटिव मेंबर हैं। अभी तक गौर कार्यकारिणी लेजिस्लेटिव नहीं बनी थी, कानून बनाती थी अलग बात है, लेजिस्लेशन का काम करती थी, लेकिन कानूनी रूप से वो लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं थी। अब क्या है इस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि कानूनी रूप से लेजिस्लेटिव बॉडी बनने जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो उसमें जो पहला मेंबर था और इसमें चौथा आप मान के चलिए कि बंगाल का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल, ठीक है। और पांचवा में एक अन्य न्यायाधीश, उसी का, बंगाल का ही एक अन्य न्यायाधीश। और उसके बाद चारों प्रांतों, अब चारों प्रांतों में इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए प्रांत का नाम हम लिख रहे हैं, ठीक है। बंगाल एक प्रांत हो गया, दूसरा मद्रास, तीसरा बंबई, और चौथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। बहुत तेज है इसका मतलब, आप पकड़ लिए, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। ये कभी भी आप बलूचिस्तान या अफगानिस्तान मत मान लीजिएगा, ये एक्चुअली में क्या था, आगरा था। ये चौथा प्रांत बनाया गया था। तो इन चारों प्रांतों के गवर्नर, हर प्रांत का गवर्नर होगा ना भाई। तो इस ढंग से ये कितना हो गए, 4 और 2 6, ये जो 6 ये हुए, इसको हम लोग बोलेंगे एग्जीक्यूटिव मेंबर, ईएम। और ये जो 6 होंगे ये लेजिस्लेटिव मेंबर कहलाएंगे, एलएम, यानी व्यवस्थापिका के सदस्य। तो अब देखिए हुआ क्या कि गवर्नर जनरल को सिंपल एग्जीक्यूटिव काम यदि करना होता था तो ये 6 मेंबर उसमें शामिल नहीं होते थे। और जैसे ही कानून बनाने की बात आती थी, वैसे ही उन 6 के अतिरिक्त ये भी 6 शामिल हो जाते थे, यानी लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में 12 मेंबर बॉडी हो जाती थी, और एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में 6 मैन बॉडी होती थी। ताज्जुब की बात यह है कि जो पार्लियामेंट्री अधिकार आपको वर्तमान समय में पार्लियामेंट में प्राप्त है, वो इस समय सारे नियम और कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट के इस आरंभिक या फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी को प्राप्त हो गया था। जैसे अभी में प्रस्ताव आता है कोई कानून बनने के लिए, तो यहां भी नियम था कि प्रस्ताव आएगा, प्रपोजल आएगा। जैसे अभी बहस होती है, वैसे इसमें भी था कि बहस होगी। जैसे अभी प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत गौर से मेरी बात सुनते चलिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहे हैं। वैसे इसमें भी प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछे जाते थे। जैसे अभी परवर समिति या सिलेक्ट कमेटी में मामला को भेजा जाता है, उस समय भी परवर समिति और सिलेक्ट कमेटी में मामला को भेजा था। आपको समझ में नहीं आ रही बात? जी बोलिए ना, आ गया जी,
वहां चले जाइए। सबसे बेस्ट है कि वहां पर से हट जाइए। हाँ, अच्छा बंद कर दीजिए भाई, बंद कर दीजिए, ठीक है। तो कॉमन टॉपिक्स, तो ये सारे अधिकार थे कि प्रवर समिति में भी, सिलेक्ट कमेटी में भी भेज सकते हैं। लेकिन ये सारे अधिकार इसलिए दिए गए थे कि ये सब के सब अंग्रेज थे, कोई खतरा नहीं था। बहुत ध्यान। और जब भारतीयों को शामिल करने के इस एग्जीक्यूटिव बॉडी में बारी आई 1861 से, तो ये सारे प्रोविजन खत्म कर लिए गए। और फिर यही प्रोविजंस भारतीयों को ग्रेजुअली धीरे धीरे करके दिया गया। थोड़ा सा 61 में, थोड़ा सा 92 में, थोड़ा सा 1909 में, थोड़ा सा 1919 में, और अंत में 1935 में। ये बात हमको समझाना था कि जो विधायी क्रियाविधि, जो लेजिस्लेशन प्रोसेस होता है कानून बनाने का, वो सारा का सारा लेजिस्लेशन प्रोसेस, विधायी प्रक्रिया 1853 के अधिनियम में तो दे दी गई, सिर्फ इसलिए दी गई कि इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था, डर नहीं था ब्रिटिश को। लेकिन जब भारतीयों को शामिल करने की बारी, सबसे केवल 3 भारतीयों को सबसे पहले शामिल किया गया था 2 साल के लिए 1861 के अधिनियम में। अभी पढ़ाएंगे तो आएगा, थोड़े हमको नाम याद है, डिरेल न कर जाए, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें छीन ली गई। प्रश्न नहीं कर सकते, पुरस्पर कोई प्रवर समिति नहीं, कोई बहस नहीं, खाली कोई प्रपोजल आपका है, कुछ सुझाव है तो दे दीजिए। उद्देश्य क्या था कि आपके दिल की बातों को जान लेना, आपको कोई राइट्स नहीं देना, ताकि 1857 की तरह बड़ा विद्रोह फिर ना हो। तो हम समझते हैं कि 1853 का एक्ट हम पूरी तरीके से समझाने में सफल रहे। अब गेंद आपके पाले में है। मेरा कहना यह है कि इसमें कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई हो, या इससे संबंधित कोई प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं। इसके पहले वाला भी स्लाइड आपका साथ सुरक्षित होगा, तो उसको भी देख करके, इसको भी देख करके, और नहीं तो टाइम इज ऑफ है। कितने घंटे आपको क्लास रहता है? 9:30 से 11। तो दूसरा एक्ट शुरू कर दे। जैसा बोले, दूसरा एक्ट शुरू करें या कुछ नई बात पूछिएगा। हाँ, कौन क्या बोल रहे हैं? क्या है, बोर हो रहे हैं क्या, कि पूछ रहे हैं खत्म हो गया ये वाला अधिनियम? हाँ, ये खत्म हो गया नहीं, लेकिन आप पूछना ये नहीं चाह रहे थे। इतना तो एहसास हमें है, पूछना आप ये चाह रहे हैं कि ये जो आप इतने दिन से खाली अधिनियम दिन पढ़ा रहे हैं, ये कब तक करते रहिएगा आप? कब खत्म कीजिएगा, यही ना पूछ रहे हैं। तो आप बोलिए 15 मिनट समय बच रहा है, जो बचा हुआ रेस्ट है, देखिए 15 मिनट में कैसे खत्म करते हैं। करें दिखाने के लिए, यदि कैसे आप कुछ नहीं बोल पाइएगा। 15 मिनट में भी पढ़ाई हो सकती है। क्या जरूरी है कि शोलों को हवा दी जाए? शोला का मतलब आग होता है। शोला का मीन्स आग, फायर। क्या जरूरी है कि शोलों को हवा दी जाए? जिनको जलना है वो फूलों से भी जल जाते हैं। तो क्या जरूरत है लंबी चौड़ी बात करने की? आप चाहे हुक्म करें, हम छोटे में ही पढ़ा करके निकल सकते हैं, ये तो आपकी इच्छा की बात है। हमें हुक्म है कि थोड़ा बढ़िया से, नए नए बच्चे हैं, भाग ना जाएं कहीं, बात नहीं समझ में आए तो थोड़ा टाइम लगे तो लगे, थोड़ा बढ़िया से बड़ा करके बताइए। तो वही आपको बड़ा करके बता रहे हैं। अगर यही आपको खराब लग रहा है तो
कहिए तो छोटा कर दो, जिसमें आप खुश रहिए उसी में। यहां तो मर्जी दूसरे की चलती नहीं है, ठीक। तो बउआ जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ो, थोड़ा दिन हमको बर्दाश्त कर लो, किस्मत संवर जाएगी, ठीक है। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, आपके बहुत बड़े हितैषी हैं। जो चीज जिस टॉपिक में जितना डिमांड्स होता है वो सारी चीजें हम बताते हैं। इतना अंदर में जाने की क्या जरूरत है हमको। हम सीधा 12 बोल के निकल जाते हैं, अब क्या कर लेते हैं, पहले 4 बोल के निकले फिर 12 बोल के निकल जाते हैं। लेकिन अब आप समझिए कि 12 को विस्तारित करना क्यों जरूरी था। अब इसके बाद 12 से 18 होएगा, 18 से 60 होएगा, 60 से 140। तो ये सब जो वृद्धि होगी, एक्सपेंशन होगा काउंसिल में, तो उसको आप बढ़िया से समझ पाइएगा। और यहां आपका बुनियाद हम नहीं बनाते तो फिर आगे जो महल खड़ा करते इतना बड़ा बड़ा, तो सब भर भरा करके गिर जाता। अब ये सब बाईपास हो रहा है सर, ऊपर से बह रहा है। तो यही वजह है कि जहां जहां पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बताए, तो उसमें क्या जरूरी था हमको चीन जाने का, क्या जरूरी था उपदा परीक्षण करने का। हम सिर्फ यही सेंटेंस कि हाँ भाई ये था, मैकाले ने बना दिया, ब्रिटेन में होगा, खत्म हो जाता। लेकिन आप महसूस कीजिए इसको कि हम आपको चीन और मौर्य साम्राज्य में कंपैरिजन जो कराया, तो क्या आपको नहीं महसूस होता है कि ये कितना महत्वपूर्ण चीज हो गया। इससे आपका चाहिए तो एक मेंस का क्वेश्चन हल कर सकते हैं, या इस टाइप से ऑब्जेक्टिव में अगर मिक्सिंग करके सवाल करेगा तो आप वहां पर पलक नहीं कीजिएगा। ताजुब की बात यह है कि इश्क का सही मफहूम ही किसी को नहीं मालूम। बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं, बहुत गौर से सुनिए। दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, बहुत बड़े शायर का ये शेर है। इस शेर को अगर आप समझ गए तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। आमतौर पे अच्छा टीचर या अच्छा लोग ये जो शब्द है इसको बोलने से डरता है कि उसका चरित्र हनन हो जाएगा इश्क जैसे ही नाम लेगा। और हम बड़े दिलेरी के साथ ये बात बोलते हैं क्योंकि मेरे दिल में कोई पाप नहीं है। हम इस शब्द का सही मफहूम समझाना चाहते हैं। तो शेर क्या था साहब, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, खुदी न बेच, गरीबी भी नाम पैदा कर। तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, तेरा तरीक मने तरीका पैटर्न, अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो इश्क का जो मुकाम है इंसान के जिंदगी में, वो उसके डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, उसके विकास के साथ जुड़ा हुआ है। और इसका देखिए, हमको बोलने दीजिए प्लीज। जब हम बोले तो आप खामोश रहिए, जब आप बोलेगा तो हम खामोश रहेंगे। तो उसको अगर ढंग से किया जाए तो डेवलपमेंट एकदम निश्चित है। अब इश्क का मतलब होता क्या है, तो एक छोटा सा इसके लिए शब्द है लगाव, इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट हो गया इसका मतलब आपको इश्क हो गया। अब देखिए साहब, यहीं से आपको समझना है कि जिस चीज से इश्क हो गया उससे डेवलपमेंट हो गया। तो आप तो इसका इस्तेमाल सिर्फ अभी तक एक ही चीज के लिए कर रहे हैं, हमारे वाले चीज के लिए कर लीजिए। इस तरह के प्रश्न नहीं कीजिएगा कि कब खत्म होगा। अरे माशूका के गोदों में जब सर रखा जाता है तो सुबह से शाम कैसे हो जाता है, ये जिल्ले इलाही कब चले आते हैं देखने के लिए, ये पता ही नहीं चलता है। आपको ये एहसास कैसे हो गया कि अभी तक एक्ट खत्म हुआ कि नहीं, और लोगों ने तो नहीं कहा। इसका मतलब आपको इश्क एक्ट नहीं है, आपको इश्क माशूका है।
धड़ यहाँ, दिमाग कहीं और है आपका। हम कहते हैं कि मेरे क्लास में जिस्म भी आपका ही होना चाहिए और दिल भी ही होना चाहिए, तब पढ़ाई का मजा है। इतना आसान है कि इतना टफ टॉपिक आपको याद रहेगा। आप खत्म होने दीजिए, आप महसूस कीजिएगा कि 1773-1735 तक का एक्ट कैसे आपको याद हो गया, आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप रात में आंख बंद करके सोचिएगा कि हम 73 से रिवाइज करते बिना किताब देखे हुए, बिना अपना नोट्स बुक देखे हुए, आपको एक एक बात हमारी याद रहेगी। और बीच में इस तरीके से इंटरप्ट कर दीजिएगा अपने आप को, तो फिर सब मेहनत खत्म हो जाएगा। हम घड़ी देख करके, समय देख करके आपको नहीं पढ़ाते हैं, आपका शक्ल देख करके पढ़ाते हैं, और सभी पर मेरी निगाहें रहती है। किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी होता है, उसको भी हम वाच कर रहे थे, कुछ तो बात है। जैसे इनको था कि ठंडा लग रहा था, तो इनको छोड़ देते ठंड में कि पड़ती खाक, कंबल देना जरूरी था। बात को समझा कीजिए, ठीक है। चलिए 5 मिनट और बचा है, और कुछ पूछ लीजिए। क्या बोलिए ना। देखिए, अच्छा ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बाप रे बाप। अच्छा ठीक है। द्वैत शासन की समाप्ति, द्वैत शासन 1765 में, सॉरी 65 कर रहे, 1765 में स्टैब्लिश किया गया बंगाल में, जिसको 73 के एक्ट के मुताबिक खत्म कर दिया गया। दो का शासन, तो जैसे 65 में जो बोल रहे हैं दो का शासन, तो एक नवाब का शासन था जो नजमुद्दौला था बंगाल को, उसको जो है फौजदारी देखना था, क्रिमिनल चीज देखना था, शांति व्यवस्था देखना था, और दूसरा कंपनी को दीवान बना दिया गया, यानी टैक्स कलेक्ट करेगा वो। तो शासन तो एक ही था, शासक दो हो गया कि नहीं। तो टैक्स कलेक्टर अलग और शांति व्यवस्था का स्थापक अलग। तो ये 65 में जो चला, 72 तक चला, ये पहला द्वैत शासन था। दूसरा द्वैत शासन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा चला, जिसमें भारत पर कंपनी को नियंत्रण करने के लिए पहले एक बॉडी थी। कौन थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कहा गया कि नहीं, अब एक और बोर्ड होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का आदेश नियंत्रक मंडल से होते हुए जाएगा भारत। तो अब कंपनी पर नियंत्रण किसकी हो रही थी? दो की, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। तो ये द्वैत शासन था जो अब खत्म होगा, 85 में पढ़ाएंगे आगे। तो उसके समाप्ति की मांग की जा रही थी, जो इसमें समाप्त नहीं हुआ, अभी इसमें कम किया गया। लेकिन 1858 का जो एक्ट पढ़ेंगे, भी समय रहता पढ़ाते हैं आपको, तो उसमें यह खत्म हो जाएगा। कंपनी के सत्ता की समाप्ति की मांग, यह भी खत्म हो जाएगा 58 में। अभी क्या किया गया, कम किया गया, 24 से सदस्य संख्या करके 18 कर दी गई। 18 में भी 6 कौन, गवर्नर जनरल, क्राउन के द्वारा नियुक्त। अब समझ में आ रही बात। और 5वां कौन, कि ब्रिटिश स्थिति क्या हो, ब्रिटिश क्राउन की। तो इसमें कह दिया है कि भाई हम सब कुछ है, तुम क्या हो, हमारे अंडर में हो, और असल ट्रस्टी हम ही है। क्योंकि कंपनी को उसने कंपनी नहीं रहने दिया, ट्रस्ट बना दिया, और सम्राट क्या हो गया उसका, ट्रस्टी। अब बात समझ में आ गई? एनी क्वेश्चंस? आपका साहब कितना परसेंट समझ में आया? आप परसेंटेज बोलिए, बिना बेईमानी के। फिर देखिए टेस्ट होगा तो राज खुल जाएगा, देख लेंगे। आपको कितना परसेंट समझ में आया? लगभग आपको साहब कितना परसेंट, प्रतिशतता पूछ रहे हैं। हमने जो समझाया उसकी कितने प्रतिशत भाग आपको समझ में आया? सिंपल का सवाल।
60%? है? अच्छा ठीक है, न्यू स्टूडेंट है तो इसके पहले वाला हमसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इसके पहले वाला क्लास जिसको उसके बाद पढ़ लीजिएगा तो पूरा समझ में आएगा आपको। अभी न्यू है, पहले से हैं? हाँ बोलिए। सब है? ऐसे से ऐसे किए, इसका तो पहले ना फिर हाँ। 7%, 70 आपको सब बात 70 है? 50 वेरी गुड। 60 आपको सर? 60 कितना परसेंट पूछ रहे हैं सर? सब आपको कितने परसेंट? तुम ईमानदार से बोलोगे कितना परसेंट समझ में आया? इस क्लास में सबसे सच बोलने वाला और हमारे दृष्टि से अच्छा लड़का एक ही है, जो दिलेरी के साथ सच बात बोले, उससे अच्छा कोई नहीं होता। आप भी चाहिएगा तो अलग से हमसे पढ़ सकते हैं, चाहिएगा आप तब। अभी तक तो ये समझ रहे हैं कि आप चाहते ही नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो हम वो छोटे वाले कमरे में बैठे हुए हैं, आपको अकेले में हम सारी बातें बता सकते हैं। कुछ बातें दूरी होने से नहीं जा पाती, ये फासले, ये तगाफुल, ये बेहिसी पैगम, ये फासले, ये तगाफुल, ये बेहिसी फासला मतलब दूरी, तगाफुल माने ध्यान ना देना, और बेहिसी तो समझते हैं, बेहिसी उन्हें बेहिस होना, कोई लगाव नहीं रखना। तो ये फासले, ये तगाफुल, ये बेहिसी पैगम, कहीं ये तेरे ताल्लुक की इंतहा तो नहीं। और गिरा दिया है साहिल पे, साहिल माने समुद्र का किनारा, गिरा दिया है साहिल पे तो इंतजार न कर, वो अगर डूब गया है तो दूर जाके निकलेगा। इसी स्याह मतलब काला, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, और डुबो दिया है उसे तो फिर इंतजार न कर, अगर वो डूब गया है तो दूर जाके निकलेगा। तो पूरी उम्मीद है कि आप आज में कल हमसे मिलेंगे और पूरी बात पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू। अच्छा
पूछना है क्या हमसे? बहुत टाइम है। मॉडर्न इंडिया में जो आपका मटेरियल है उसको सही नहीं मन लगता है ना। मन लगता है तो शुरुआत करते हैं, इसीलिए नहीं लग रहा है। कंटिन्यू करना पड़ेगा सर। हाँ बोला तो गया। हम तो बोला, हम तो आज ही हिस्ट्री पढ़ाने वाले थे। काफी लोग शायद बोले हैं कि नहीं पहले खत्म कर दीजिए तब। अब तो बोला 3 दिन ये पॉलिटी 3 दिन हिस्ट्री, उसमें आदमी उबेगा नहीं। ना हम तो बोले थे आज हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, तो बोले कि नहीं पॉलिटी पढ़ाइए तो सोमवार से देखिएगा। स्पष्ट बात बोला नहीं गया। हाँ लाइए ना, लिख देते हैं। बैठी बैठी ये तो शाम वाला है, वो तो अभी वाला जो है वो पेपर में रहता था।